नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे किसने महाराष्ट्र में किया सीएम योगी का अपमान, गरबे में आए मुस्लिमों पर क्या बोल गए नीतीश राणे, बाढ़ पर क्यों विपक्ष कर रहा है राजनीति। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना के जहरीले बोले योगी को यही दफना दिया जाएगा, अब बड़े एक्शन की तैयारी। गरबे को लेकर सियासी बयानबाजी हुई तेज, नीतीश राणे बोले गरबे में आए मुसलमानों का करा दो धर्मांतरण, अबू आजमी ने जताई नाराजगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उद्धव ठाकरे ने किया दौरा, बोले पीएम मोदी जल्द रिलीज करें राहत पैकेज। लोकल चुनावों से पहले फिर से मंत्री बनेंगे धनंजय मुंडे, फडणवीस मंत्रिमंडल में चुनावों से पहले फेरबदल की अटकलें तेज। बीजेपी ने बुजुर्ग कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, अब मामले में राहुल गांधी ने मारी एंट्री, सियासी घमासान तेज। खबरों में सबसे पहले बात मौलाना के जहरीले और बिगड़े बोल की। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बीड जिले में कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में मौजूद मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान दे डाला। मौलाना अशफाक निसार शेख ने मंच से सीएम योगी को माजल गांव की मुस्तफा मस्जिद आने की चुनौती दी और कहा कि अगर वो वहां आए तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। मंच से दिए गए इस धमकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने मौलाना के भाषण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बयान बेहद उकसाने वाला है और इसके जरिए दो समुदायों के बीच तनाव फैलने की कोशिश की गई है। हेगड़े ने पुलिस से इस मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की है। वहीं सपा नेता अबू आजमी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब कानपुर में बच्चों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाया तो उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक समुदाय करे तो सब ठीक है और दूसरा समुदाय करे तो कार्रवाई, ये नहीं चलेगा। बीजेपी नेता बांटने की राजनीति करते हैं, हम संविधान के अनुसार काम करते हैं। बीजेपी लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, सीएए, एनआरसी और मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को डराती है। तो अबू आजमी ने भी एक तरह से मौलाना के बयान का बचाव किया, जिस तरह से उनका बयान आया है। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद की शुरुआत यूपी के कानपुर से ही हुई थी। सितंबर की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने इस संदेश वाले पोस्टर और बैनर लगाए थे और कुछ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और इसका विरोध किया था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर हटवा दिए और 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी धाराएं भी लगाई गई। अब यह अभियान कई राज्यों में फैल चुका है। कई मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में बीट के मौलाना का भी विवादास्पद बयान सामने आया। वहीं बरेली में भी जिस तरह से हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि यहाँ पर जो मौलाना है वो इस मामले को और ज्यादा हवा दे रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता, जिस तरह से अबू आजमी का बयान आया है, ये साफ दर्शाता है कि ये इस बवाल को थामना नहीं, यहाँ पर नहीं चाहते ही कि देश में शांति रहे, बल्कि और भी अशांति फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और विपक्ष के नेता जहां इस मामले को तूल देने से बच रहे हैं, वहीं मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता लगातार इस विवाद को हवा दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में गरबा का उत्सव मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि वो गरबा में सिर्फ हिंदुओं को ही आने दें और किसी और की एंट्री होने से पहले उनका आधार कार्ड चेक करें। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरबे में अगर मुस्लिम आए तो उनका धर्मांतरण करा दो। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने भी इसको लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने की पूजा है। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उन्हें इसमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए। जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि वीएचपी समाज को आग लगाना चाहती है। वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये संगठन देश को अस्थिर करने की मंशा से बना है।
वीएचपी का ये रुख भारत की विविधता में एकता की नींव को हिलाता है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि समाज को बांटने का इतिहास कांग्रेस का है। उसने मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी लोगों को गुमराह किया है। तो एक तरफ आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवाद जो है वो देश के कई हिस्सों, कई राज्यों में पहुंच चुका है, तो वहीं गरबा को लेकर भी सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। यानी जिस तरह से गरबा में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाया गया है, उनके आधार कार्ड की जांच की मांग की गई है, इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी जहां इसको सही ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस जैसे दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एकता में पूरी तरह से बंटवारे की सियासत की जा रही है, जबकि बीजेपी का साफ कहना है कि अब तक का जो बंटवारे और जो बांटने की सियासत है वो सिर्फ कांग्रेस करती आई है और ये इसका इतिहास गवा रहा है। मराठवाड़ा के कई जिलों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के लातूर में लगातार हो रही भारी बारिश से धान की फसलें जलमग्न हो गई। खेतों में खड़ी सोयाबीन, कपास, ज्वार जैसी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लातूर का दौरा किया, जहां उन्होंने भारी बारिश में प्रभावित किसानों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सभी का हाल भी जाना और पीएम मोदी से राहत पैकेज की मांग की। इधर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्षी दलों के नेता भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा ले रहे हैं। आने वाले निकाय चुनावों से पहले नेताओं के ये दौरे काफी अहम है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 25 सितंबर को सोलापुर और लातूर का दौरा किया था। उन्होंने लिखा था, भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए हमारे किसानों के साथ मजबूती से खड़े होने और सरकार के अडिग समर्थन को दोहराने के दिन की कुछ झलकियां। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो प्रभावित इलाकों का दौरा करें। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने भी यहां पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही साथ प्रभावित किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजने की भी बात की गई है। वहीं मोदी सरकार से भी बड़े राहत पैकेज की मांग की गई है। यानी महाराष्ट्र में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर फडणवीस सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीएम मोदी और अमित शाह को खत लिखकर महाराष्ट्र में बड़े राहत पैकेज की मांग की है। यानी साफ है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही बाढ़ प्रभावित किसानों से उनका हाल जान रहे हैं और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको लेकर राहत पैकेज की मांग की जा रही है। खबरों में अब बात फडणवीस मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल की। धनंजय मुंडे को फडणवीस सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन बीड में सरपंच संतोष देशमुख के मर्डर केस में उनकी कुर्सी चली गई थी। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र नहीं किया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब ऐसे में जब स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तब यह अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि धनंजय मुंडे की फडणवीस मंत्रिमंडल में फिर से वापसी होगी। धनंजय मुंडे अजीत पवार की एनसीपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। धनंजय मुंडे का इस्तीफा मार्च 2025 में बजट सत्र में हुआ था। इस दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी से धनंजय मुंडे, तो वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में एंट्री मिल सकती है। इतना ही नहीं, अजीत पवार पार्टी के नेता नरहरि झिरवाल को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। खबरों की माने तो पार्टी नरहरि झिरवाल को एनसीपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव हैं। ऐसे में अजीत पवार बीड में कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते। धनंजय मुंडे की गैर मौजूदगी में अभी अजीत पवार ही खुद बीड जिले के पालक मंत्री यानी संरक्षक मंत्री हैं। ऐसे में वहां अगर एनसीपी का प्रदर्शन कमजोर होता है तो सीधे अजीत पवार के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ नेताओं ने मुंडे को मंत्री बनाने की मांग भी की है। मुंडे ने अजीत पवार को भरोसा दिलाया है कि अब वो कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि अजीत पवार के करीबी माने जाने वाले धनंजय मुंडे की वापसी होती है या फिर नहीं। इसी तरह से तानाजी सावंत को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तानाजी शिंदे सरकार में मंत्री थे। और खबरों के आखिर में बात राहुल गांधी की। साड़ी पहनाने की घटना को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस पदाधिकारी मामा पगारे इन दिनों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बात की। राहुल गांधी ने कहा, मामा आप घबराइए मत, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। हमें आपके बारे में बाला साहब थोरात ने जानकारी दी। आप 50 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमें आप पर गर्व है और सम्मान है। इस मौके पर मामा पगारे ने कहा है कि राहुल गांधी जल्द ही उनसे मिलने वाले भी हैं। आपको बता दें कि मामा पगारे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से जुड़ा एक आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड किया था। इस पोस्ट के बाद ही बीजेपी नेता भड़क गए थे और उन्होंने मिलकर
मामा पगारे को जबरन साड़ी पहनाई थी और ये बीच सड़क पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस इस घटना में आक्रामक है और जिला अध्यक्ष सचिन पोटे पगारे को साथ लेकर पुलिस उपायुक्त से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पगारे का ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था। उन्हें इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। साड़ी पहनाने की इस घटना के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल्याण के दुर्गाड़ी में देवी मंदिर में साड़ी अर्पण कर प्रार्थना की कि बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि मिले। ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है क्योंकि इस मामले में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने इसको लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत करने का मन बना लिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।